नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज 9 फरवरी है और आज भी हम रोज की तरह ही 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। न केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे बल्कि उससे संबंधित कुछ बेसिक स्टैटिक्स जीके पर भी चर्चा करेंगे, जो कि हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और तथा इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। तो इसी के साथ चलते कल के वीडियो के अंदर पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर होगा 82, यानी कि 82वें स्थान पर भारत कोविड-19 रेस्पॉन्स इंडेक्स में रहा। तो इसी के साथ चलते आज के वीडियो के अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी। तो ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, गुजरात। तो इसका आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली भूतापीय विद्युत यानी जियोथर्मल एनर्जी परियोजना शुरू किया जाएगा लद्दाख में पूगा गांव में। लद्दाख के कहाँ, पूगा गांव में इसे स्थापित किया जाएगा। वैज्ञानिकों द्वारा देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉट स्पॉट के रूप में पूगा की पहचान की गई है, जो कि कहाँ है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना, जिसे भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना यानी कि जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में जाना जाता है, को 2022 के अंत तक इसे जो है चालू कर दिया जाएगा। चालू करने की योजना है और ये त्रिपक्षीय एक MOU है, एक समझौता है, जो कि ONGC ऊर्जा, LAHDC लेह और लद्दाख विद्युत विभाग के बीच में हस्ताक्षर किए गए। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की उप सतह, जो पृथ्वी की लेयर है, ऊपरी लेयर है, उसके निचली सतह में के भीतर जो उत्पन्न होने वाली हीट है, जो एनर्जी है, उसका उपयोग करके हीटिंग, कूलिंग और स्वच्छ बिजली पैदा की जा सकती है। पृथ्वी की एक ऊपरी लेयर और उसके नीचे की जो उप सतह है, वहाँ से जो है ऊर्जा निकलती है, जो हीटिंग निकलती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, उसका उपयोग करके हीटिंग, कूलिंग और स्वच्छ बिजली की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो यह क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें ऑप्शन है वर्ष 2016, 2017, 2018, 2019। तो इसका आंसर होगा वर्ष 2016। तो यह आवंटन किसानों की फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है और इस प्रोत्साहन राशि द्वारा फसल बीमा का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंच सकेगा। और इस वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में इस वर्ष बजटीय राशि लगभग 305 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। तो इसी के साथ देखा जाए तो फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में, वर्ष 2016 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी और यह फसल के नष्ट होने की दशा में किसानों को व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है और इसके साथ ही किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में भी मदद करता है। ये सभी तरीके के खाद्यान्न, तिलहन, कमर्शियल क्रॉप्स, बागवानी फसलों को भी इसमें शामिल करता है। और इसके तहत अगर प्रीमियम राशि को देखें तो किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि है, खरीफ फसलों के लिए 2% है, रबी फसलों के लिए 1.5% 1.5% निर्धारित की गई है। और इसके अलावा वार्षिक, वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों पर जो प्रीमियम राशि है वो 5% निर्धारित की गई। यानी कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं और बागवानी फसल हैं, उन पर जो प्रीमियम है वो 5% इसमें निर्धारित की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो यह योजना किसानों के लिए, उन किसानों के लिए अनिवार्य है जिन्हें KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जिन्होंने ऋण लिया हुआ है बैंकों से, उनके लिए यह योजना अनिवार्य है। उनको यह योजना लेनी ही, ये बीमा अवश्य ही करवाना होगा। जबकि जिन्होंने KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन नहीं लिया है, ऋण नहीं लिया है बैंकों से, तो उनके लिए यह योजना अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, वह लेना चाहें तो ले
सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। तो इस योजना का क्रियान्वयन जो है सूचीबद्ध जो कुछ बीमा कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके द्वारा किया जाता है और इनका चयन जो है राज्य सरकारों द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें ना सिर्फ खड़ी फसल को बल्कि फसल पूर्व जो बुआई है, फसल की कटाई के पश्चात के जो जोखिम है उनको भी शामिल किया गया है। एक तो खड़ी फसल में होने वाली जो हानि है उसको कवर करता है, बुआई को कवर करता है और उसके बाद फसल की कटाई के बाद यदि किसी तरीके का नुकसान होता है, जोखिम होता है, तो उसको भी इस योजना में कवर किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो इस योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की जो क्षति का आकलन किया जाएगा और इसके साथ साथ संभावित दावों के 25% का तत्काल भुगतान ऑनलाइन माध्यम से ही कर दिया जाएगा। बाकी जो 75% है उसका भुगतान जो है कुछ समय के बाद किया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ओसोम माला सड़क परियोजना किसने शुरू की है? तो ऑप्शन है सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगदीश मुखी। तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाम माला सड़क परियोजना को शुरू किया है जिसका उद्देश्य स्टेट हाईवे को विकसित करना है। इसके साथ ही ओसोम माला सड़क परियोजना का उद्देश्य असम में प्रमुख जिले जो है वो सड़कों के नेटवर्क में सुधार करना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इसे 5 साल में अंतिम रूप देने की योजना बनाई गई है। तो ओसोम माला सड़क परियोजना को शुरू किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जिसका उद्देश्य स्टेट हाईवे को विकसित करना है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में विश्वनाथ और चराईदेव जिलों में 2 कॉलेज और अस्पतालों का भी शिलान्यास इस दौरान किया। तो असम की राजधानी दिसपुर है और इसका सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और इसका हाई कोर्ट भी कहाँ है? गुवाहाटी में है और इसमें 34 ज़िले हैं और यहाँ पे राज्यपाल जगदीश मुखी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, कहाँ के? असम के। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि मांडू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर है मांडू और उसमें 2 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और ये मांडू महोत्सव का दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है। मांडू को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है और सादियाबाद के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ जॉय और सादियाबाद के नाम से जाना जाता है जो कि मध्य प्रदेश के एमपी के धार जिले में है। कहाँ है? एमपी के धार जिले में है। मांडू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। यहाँ जो कथा प्रचलित है मांडू का जो मुख्य जो जानने के लिए जो एक कहानी है, जो तथ्य है वो क्या है? सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी। इसके अलावा बाज बहादुर का महल, रीवा कुंड, जहाज महल, हिंडोला महल जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। मांडू के कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं जो इसे एक ऐतिहासिक शहर के रूप में प्रवर्तित करते हैं। इसी के साथ चलते हैं वीडियो अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका आंसर होगा 53। तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 को जारी किया जिसका शीर्षक क्या है या क्या रखा? शीर्षक क्या है इसका? लाइन क्या? हेडलाइन डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 53वें स्थान पर रहा है और अपने पड़ोसी देशों की तुलना में वह काफ़ी ऊपर है। लेकिन लोकतांत्रिक बैकस्लाइडिंग के कारण अगर देखा जाए तो जहां 2014 में भारत 27वें स्थान पर था, वहीं भारत अब 2020 में 53वें स्थान पर आ चुका है। तो इस सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर है, इसके बाद आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा का स्थान आता है। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण लोकतंत्र का दर्जा दिया गया है, वहीं भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हमें लगातार देखने को मिल रही हैं। वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया को पूर्ण लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। तो भारत को किस प्रकार के लोकतंत्र में रखा गया है? इसमें त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में इसे स्थान दिया गया है। इस तरीके से देखा जाए तो लोकतंत्र सूचकांक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है जो कि 167 देशों
की ये रैंक है जो विभिन्न श्रेणियों के में वर्गीकृत की जाती है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो को अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि उत्तरी सागर में कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बना रहा है? ऊर्जा द्वीप, एनर्जी आइलैंड कौन सा देश बना रहा है? तो ऑप्शन है स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क अभी उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है और यह द्वीप डेनमार्क के पश्चिमी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और इसका प्रारंभिक क्षमता जो रखी जाएगी बिजली उत्पादन की वो 3 गीगावाट होगी। तो अगर देखा जाए डेनमार्क एक नॉर्डिक देश है जो कि जर्मनी के साथ अपनी सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। और मुद्रा डेनिश क्रोन इसकी मुद्रा है, किसकी? डेनमार्क की। तो डेनमार्क जो है दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना अपने देश में बना रहा है जो कि उत्तरी सागर में है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो को अपने अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन है बेंगलुरु, अहमदाबाद, चेन्नई, पटना। तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु। तो राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी विषय के साथ शुरू किया गया और यह भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान परिसर बेंगलुरु में शुरू किया गया। भारत के लोग राष्ट्रीय बागवानी मेले 2021 में लगभग भाग ले सकते हैं। इसके अलावा यह मेला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। तो इसी के साथ देखें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत के कृषि मंत्रालय के अधीन अनुसंधान के लिए कार्य करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ साथ बागवानी अनुसंधान संस्थान भी कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है जो कि बागवानी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों को चिन्हित करता है। ऐसे ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी इन्हीं कार्यों के लिए जाना जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राष्ट्रीय विश्व मृदा दिवस के अवसर पर राजा भूमि अदुल्य देज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किस दिवस पर? अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के अवसर पर जो कि 5 दिसंबर को आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है राहुल सचदेव, अनिल कुमार त्यागी, मोहन कुमार अग्रवाल, SN सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर होगा SN सुब्रमण्यम। अभी हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया है और यह इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सुब्रमण्यम L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो के मुख्य कार्यपालक या अधिकारी हैं, यानी कि CEO हैं। अभी कहाँ के CEO हैं? L&T के CEO हैं एवं प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और वो लंबे समय से L&T के बुनियादी ढांचा कारोबार की अगुवाई कर रहे हैं। L&T देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है और ये भारी इंजीनियरिंग और रक्षा और इसके साथ साथ शिप निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य करती है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन है 33, 45, 50, 65। तो इसका आंसर होगा 50वें स्थान पर। तो ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपनी ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 को जारी किया है और इस लिस्टिंग में दुनिया में इनोवेशन यानी कि नई खोज के मामले में भारत 50वें स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर गया है और इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। यानी कि इनोवेशन इंडेक्स जो कि ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई है 2021 की, इसमें दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है और भारत 50वें स्थान पर है। अमेरिका टॉप 10 में नहीं है और चीन एक स्थान गिरकर अभी वर्तमान में चीन का स्थान जो हमारा पड़ोसी देश 16वें स्थान पर है। वहीं जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर है। तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है? दक्षिण कोरिया की फर्स्ट रैंकिंग है। इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है
किस मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना की एकीकृत पोर्टल शुरुआत की है? तो ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कोयला मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ऑप्शंस में जो है इस बार वो आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। टाइपिंग मिस्टेक है कि ऑप्शन में जल शक्ति मंत्रालय को नहीं दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा? जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में गोवर्धन योजना को एकीकृत पोर्टल जारी किया और गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत प्राथमिकता कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया है और इसका उद्देश्य मवेशियों और जैव कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। तो इसी के साथ चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो के अंत में पूछा जाने वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राजेश्वर, शंकराचार्य, दलाई लामा, नारायण स्वामी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आप जुड़ सके लक्ष्य के साथ और बढ़ सके अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।